हे गाइस, हमारे इस प्यारे से चैनल में आपका स्वागत है। एक बच्चे ने कमेंट में लिखा था, सर अभी फिजिक्स के 2 ही लेक्चर अपलोड हुए, जल्दी जल्दी अपलोड करिए नेक्स्ट लेक्चर्स। तो ये लो आ चुका है थर्मोडायनामिक्स का वन शॉट, जिसमें हम जेई मेंस के साथ एमएसटी सीईटी के साथ साथ जेई मेंस से भी पीवाईक्यू कर रहे होंगे, क्योंकि अभी एमएसटी सीईटी ने कहा है कि हम भी अब जेई मेंस पर टक्कर देंगे एट पार विद जेई मेंस। एमएसटी सीईटी ने अपने ऑफिशियल पीडीएफ में मेंशन किया था, सो हम अभी रिस्क नहीं ले सकते। तो आज हम जेई मेंस और एमएसटी सीईटी दोनों के लेटेस्ट पीवाईक्यूज करेंगे, जेई मेंस के 2024 के और एमएसटी सीईटी के 2023 के। और यकीन मानिए एक एक पीवाईक्यू मस्के की तरह आपसे सॉल्व होगा, एकदम इजीली, एकदम मजे से। सिर्फ आज का लेक्चर एकदम अच्छे से ध्यान से देखना, जो मैं बोलूं लिखने के लिए वो एकदम ध्यान से लिखना, एक अच्छी सी नोट्स बनाना। नोट्स मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि 50-50 पेजेस की नोट्स बनाना, 10-15 पेज की नोट्स बनेगी जो आपको रोज रीड करनी है। बाद में वो जो मैंने फॉर्मूला शीट दी है वो रीड करनी है, बाद में माइंड मैप्स रीड करनी है और फाइनली टेस्ट देनी है। सर टेस्ट कहाँ आएगी? अब मैं एक चीज आपके लिए टेलीग्राम चैनल बना रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल में आपको सारी पीडीएफ मिल रहे होंगे। कुछ लोगों को डिफिकल्टीज आ रही है, वो ड्राइव पे मैंने जो लिंक डाली है उससे। सो टेलीग्राम चैनल पे अब सब अपलोड हो रहा होगा, वो भी आ जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार लेक्चर थर्मोडायनामिक्स। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, थर्मोडायनामिक्स होता क्या है पहले वो सीखते हैं। थर्मोडायनामिक्स होता क्या है, एकदम आराम से सीखेंगे, मजे से सीखेंगे। थर्मोडायनामिक्स, थर्मो का मतलब होता है हीट, थर्मो का मतलब होता है हीट, और डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। तो हीट प्लस मोशन, हीट की जो मोशन है उसे हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। बहुत ही इजी सा मासूम सा टॉपिक है, इजी से समझ लेंगे एकदम अच्छे से, एकदम बेहतरीन तरीके से। सिर्फ लेक्चर को पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, शिद्दत से देखिएगा। ये हो गया थर्मोडायनामिक्स। अभी इसमें 2 चीजें डिफाइंड होती है, 2 चीजें हैं इंपॉर्टेंट सी। पहला तो है सिस्टम, दूसरा है सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग। अब ये सिस्टम क्या है? सिस्टम मतलब एक पूरा, ये मैं समझो एक सर्कल है, इसमें पार्टिकल्स है जिसका प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है, मास M है। समझ गए? जिसका प्रेशर, ये है प्रेशर, ये है वॉल्यूम, ये है टेम्परेचर और ये है मास। समझ गए? तो ये जो पूरा है, अंदर का जो ये बवाल है, ये पूरा है सिस्टम। और सिस्टम के जो बाहर वाला जो पूरा पार्ट है वो है सराउंडिंग। समझ गए? समझ आया? दिमाग में बात घुसी है कि नहीं? इतना समझ लिया। अभी आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ी सी थियरी है, फॉर्मूलेस है, सब है, हो जाएगा सब, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और ये इसके 3 क्वेश्चन आते हैं एमएसटी सीईटी में, 3 मार्क्स आपके आज के दिन कंफर्म हो जाएंगे। चलिए अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं। सिस्टम और सराउंडिंग के बाद इसमें हम पार्टिकल्स का जो मोशन है, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, वो सब पढ़ेंगे। इसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है, पार्टिकल अपनी काइनेटिक एनर्जी पास करता है, एक दूसरे से टकरा के कोलिजन से, वो सब अभी आगे पढ़ेंगे। अब समझते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम क्या होता है यार? इक्विलिब्रियम वो चीज है जिसमें सारी फोर्सेस 0 हो जाती हैं। इमेजिन करिए कि आप लोकल ट्रेन में जा रहे हैं, मुंबई की लोकल तो आपको पता ही होगी कितनी गर्दी होती है शाम को आप लोकल में जा रहे हैं, आप घुसे ट्रेन में घुसने के बाद सबने आपको घेर लिया, एकदम फुल पैक्ड, ट्रेन पैक्ड है पूरी। आपको यहाँ से पीछे से आगे से सब तरह से फोर्स लग रहा है। आपको इक्विलिब्रियम वाली फीलिंग आएगी। आपको खुद ऐसा, मतलब आप पैर नीचे नहीं रखो तो भी आप बैलेंस्ड होगे, किसी भी डायरेक्शन में नहीं, एकदम स्ट्रेट, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही आप ऐसा मतलब आराम से रह सकते हो, उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। जैसे कि आपको मैं अगर एग्जांपल दूं कि एक ये बहुत ही सड़ाऊ एग्जांपल था, मैं जानता हूं, ये इंक क्यों गिर रही है भाई।
कुछ ज़्यादा ही इंक पी लिया इसने। ओके ओके, ये एक सराउंडिंग है, इसको मैंने एडियाबैटिक वॉल, मतलब मैंने इसे आइसोलेट कर दिया, इसे मैंने आइसोलेट कर दिया। ऐसा अगर डिजाइन आ गया तो समझ लेना इसे आइसोलेट किया है। आइसोलेट किया मतलब इससे हीट ट्रांसफर नहीं होगी, अंदर की हीट बाहर नहीं जाएगी, बाहर की हीट अंदर नहीं जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये जो P है, V है, T है और M है, अगर इस सराउंडिंग के अंदर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मास अगर कांस्टेंट हो गए तो इसे हम कहेंगे कि ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। समझ गए, इसे कहते हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। थोड़ी सी थियरी है, हाँ मैं जानता हूं, ये है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर मैंने दो बॉडीज ले ली ऐसे, ये एक बॉडी थी सिर्फ, अभी मैंने दो ले ली, इसे इंसुलेट कर दिया, इसे भी इंसुलेट कर दिया। मेरे ड्राइंग पर मत जाना, मैं वापस बोल रहा हूं। ये इंसुलेट कर दिया, हाँ, ये है बॉडी ए, ये है बॉडी बी, है कि नहीं। अब इसका प्रेशर है Pa, वॉल्यूम है Va, टेम्परेचर है Ta और मास है Ma। इसका है Pb, Vb, Tb और Mb। हाँ सर, ये क्या चल रहा है, कुछ नहीं, ये है, अभी मैंने इन दोनों बॉडी को साथ में रखा है, पर मैंने बीच में इंसुलेटिंग वॉल डाल दी है। मतलब ये एक थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है, ये भी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। मतलब इस बॉडी की हीट इस बॉडी में नहीं जाएगी, इस बॉडी की हीट इस बॉडी में नहीं जाएगी, यानी कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। समझ गए, हाँ कि ना, बताओ, समझ गए, समझ में आई? ये प्यारी सी कहानी समझ में आ गई आपको? नेक्स्ट टॉपिक की बारी है वर्क डन। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वर्क डन। वर्क डन मतलब गैस जब हम गैस को हीट करते हैं तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है कभी कभी, और इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम, डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम, वो सबसे हम ये वर्क डन हम लोग निकालते हैं गैस का। सो वर्क डन का फॉर्मूला है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, P डेल्टा V। ये मेन फॉर्मूला है। तो भी एक बेसिक थियरी मैं आपको बता देता हूँ। ये समझिए ग्राफ है, ये प्रेशर की एक्सिस है, ये वॉल्यूम की एक्सिस है। ये पहले जो गैस थी A पॉइंट पर थी, घट 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 के B पॉइंट पर आ गई। वॉल्यूम पहले इतना था, बाद में इतना हो गया और इसने इतना पोर्शन कवर किया। सो अब मुझे बताओ कि इसका जो ये वर्क डन होगा, क्या होगा? वर्क डन ऑफ AB will be integration of VI from VF P dV। ये इसका मेन फॉर्मूला है, ये इसका मेन फॉर्मूला है। पर आपको याद रखने की जरूरत सिर्फ ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। इसे याद नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो वर्क डन क्या है? P इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी इज चेंज इन टाइम, डेल्टा वी इज VF माइनस VI। समझ गए? VF माइनस VI। अब इसमें बहुत सारे सम्स भी आते हैं। ये खुद में एक, ये सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है, इसको भी बड़ा करके लिखेंगे। इसके बहुत अलग अलग, क्योंकि 4 प्रोसेस होते हैं थर्मोडायनामिक्स में, वो भी आगे आएंगे, उसके अलग अलग वर्क डन के फॉर्मूलेज होंगे, तो वो भी पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसमें कंफ्यूजन बहुत होती है, क्योंकि केमिस्ट्री में यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाती है। यहाँ पर भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में भी थोड़ा सा केमिस्ट्री में चेंजेस है, तो ध्यान रखना कि आप केमिस्ट्री और फिजिक्स को मिला ना दो, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है इसमें। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये होता है कि डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब सर डेल्टा Q क्या है? डेल्टा Q है
चेंज इन हीट। डेल्टा यू क्या है सर? चेंज, अरे रे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और ये तो पता ही है, ये है वर्क डन, है कि नहीं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि जो चेंज इन हीट है वो इंटरनल एनर्जी ऑफ वर्क डन का एडिशन है। अभी यहां पर मैं आपको ये बता दूं, जो इंटरनल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी मतलब एडिशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सारी तरह की एनर्जी को मिला के जो एनर्जी आएगी वो होती है इंटरनल एनर्जी। अभी इंटरनल एनर्जी में भी एक, इसका भी एक फॉर्मूला है, हीट का भी एक फॉर्मूला है। ये दिखने में बहुत छोटा है, पर एक एक अगर आप डेप्थ में जाओगे, हीट के डेप्थ में जाओगे बहुत सारे फॉर्मूलाज मिलेंगे, एनर्जी के डेप्थ में जाओगे बहुत सारे फॉर्मूलाज मिलेंगे, वर्क डन के डेप्थ में जाओगे बहुत सारे फॉर्मूलाज मिलेंगे। ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने आपको शीट दी है फॉर्मूला की, वो आपको पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक्सेस कर सकते हो आप। अभी इसके और डीप में जाते हैं, क्या है क्या नहीं है वो देखते हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर, अगर चेंज इन वॉल्यूम मतलब अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है मतलब अगर वीएफ ज्यादा है, मतलब डेल्टा वी अगर पॉजिटिव है तो वर्क डन पॉजिटिव है, डेल्टा वी नेगेटिव है तो वर्क डन भी नेगेटिव है। मतलब वीएफ मतलब अगर वॉल्यूम इंक्रीजेस तो वर्क डन इज पॉजिटिव, वॉल्यूम डिक्रीजेस तो वर्क डन इज नेगेटिव। इतना याद रखना। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। एक बात याद रखना, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। अब थर्मोडायनामिक्स में, किसमें? थर्मोडायनामिक्स में, थर्मोडायनामिक्स 4 प्रोसेस होते हैं। थर्मोडायनामिक्स में 4 प्रोसेस होते हैं। वो प्रोसेस क्या है सर बताइए हमें। हाँ, ये 4 प्रोसेस होते हैं। पहला है आइसोथर्मल, दूसरा एडियाबैटिक, तीसरा आइसोकोरिक और चौथा आइसोबेरिक। इन सब में लास्ट में प्रोसेस भी लगा देना। सर क्या शॉर्टकट अपनाया आपने? हाँ, ऐसे सब में शॉर्टकट चलता है। 4 तरीके के प्रोसेस होते हैं। अब इन प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला अलग है, सब में वर्क डन का फॉर्मूला अलग है, सब में कुछ कोई चीजें कांस्टेंट है और वो आपको याद रखनी है। आपको याद क्या रखना है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट है वो याद रखना है, साथ में इसका वर्क डन का फॉर्मूला याद रखना है। एडियाबैटिक में भी सेम, आइसोकोरिक में भी सेम और आइसोबेरिक में भी सेम। तो चलिए एक एक प्रोसेस करते हैं। पहला है आइसोथर्मल। सर अब क्या कर रहे हो? पढ़ने का मूड है हमारा। ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा यू 0 है। डेल्टा यू का फॉर्मूला मैं बोला था कि मैं बताऊंगा। डेल्टा यू का फॉर्मूला है NCV डेल्टा T। अब सर ये CV क्या है आगे बताऊंगा मैं, सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो डेल्टा T कांस्टेंट 0, डेल्टा T 0 तो डेल्टा U 0। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में याद रखना कि T कांस्टेंट होता है, डेल्टा T 0 होता है और डेल्टा U 0 हो जाता है। इतना याद हो गया। इस वाले प्रोसेस में बॉयल्स लॉ अप्लाई होता है। बॉयल्स लॉ। अब ये बॉयल्स लॉ क्या है? बॉयल्स लॉ ये है कि P और V का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट होता है। ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा अंदर जाओगे तो बहुत डीप तक है। थर्मोडायनामिक्स टॉपिक ही बहुत डीप है। इंजीनियरिंग में आओगे थर्मोडायनामिक्स नाम का आपको एक सब्जेक्ट आ जाएगा। ज्यादा डीप में मत जाइए। बॉयल्स लॉ ये कह रहा है कि
P1V1 is, अरे यार, P1V1 is P2V2, समझा बेटू? क्या P1V1 is P2V2, P1V1 is equal to P2V2. अब P1 अपॉन P2 is V2 अपॉन V1. ये रेशियो याद रखना, इस पे हजारों सम्स आ चुके हैं. कितने सम्स आ चुके हैं? हजारों सम्स आ चुके हैं. जोर से बोलो, हजारों सम्स आ चुके हैं, जोश में. हाँ, तो अभी ये इतना पता चल गया. अब इसका वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं. पहले मैं ये वाली साइड रफ कर देता हूं. सूख जा मेरे भाई, टाइम बहुत कम है. हाँ, अभी इसका वर्क डन का फॉर्मूला है 2.3026, या तो 26 भी लिख सकते हैं, या तो शॉर्टकट करने के लिए 2.303 भी लिख सकते हैं. NRT log ऑफ VF मतलब V2 अपॉन V1. ओहो, इतना डरावना बड़ा सा फॉर्मूला सर, इतना बड़ा अत्याचार नहीं है. एकदम सिंपल समझाते हैं इस पे, एकदम सिंपल, डरने की जरा भी जरूरत नहीं है. अब इसे V2 अपॉन V1 इज P1 अपॉन P2, तो मैं इसे मॉडिफाई करके W इज इक्वल टू 2.303 NRT log ऑफ P1 अपॉन P2 भी लिख सकता हूं. समझ गए? अब यहां पर N है नंबर ऑफ मोल्स, आ गया ना केमिस्ट्री. R है गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. T तो पता ही है, T क्या है? टाइम मत बोलना वरना उधर आके मारूंगा. हाँ, टेम्परेचर. सर कैसे मारेंगे? स्क्रीन फाड़ के डिस्कियां. हाँ, टेम्परेचर. और P1 P2, P1 मतलब इनिशियल प्रेशर, P2 मतलब फाइनल प्रेशर, V2 मतलब फाइनल वॉल्यूम, V1 मतलब इनिशियल वॉल्यूम. समझ गए? तो ये थी आइसोथर्मल प्रोसेस की कहानी. अब करते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस. नोट कर लो इसे. और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस कि dP अपॉन dV इज माइनस P बाई V. याद रखिए, समझने की कोशिश मत करिए क्योंकि ये वन शॉट है. मैं जानता हूं आपका पूरा चैप्टर अच्छे से आपको नहीं आता, लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकल्स निपटाने हैं तो अभी इसके एक्सप्लेनेशन में मत जाइए. ये मैं जानता हूं ये कि कहना गलत बात है, लेकिन फिर भी क्योंकि इसका बहुत ही ज्यादा बड़ा डेरिवेशन है, इसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वगैरह करके एक रिजल्ट सामने आता है. मैं आपको डायरेक्टली रिजल्ट ही सामने बता रहा हूं. सो अगर मैं P को ऐसा नीचे मतलब वो साइड शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा dP dV अपॉन V, और इधर माइनस शिफ्ट करता हूं इक्वल टू P. ये हो जाता है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो है बल्क मॉड्यूलस which is equal to K. So for isothermal process I can say that K is equal to P. मतलब प्रेशर जो है वो बल्क मॉड्यूलस है. अगर आपको आइसोथर्मल प्रोसेस में बोला कि बल्क मॉड्यूलस ढूंढिए तो आपको P ढूंढने के लिए यानी कि प्रेशर ढूंढने के लिए वो कह रहे हैं. तो अब करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस जिसका नाम है एडियाबेटिक प्रोसेस. क्या हो गया तुझे? हाँ, एडियाबेटिक प्रोसेस. ओके, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है? एडियाबेटिक प्रोसेस में जो ट्रांसफर ऑफ हीट या ट्रांसफर ऑफ इज जीरो, मतलब हीट कांस्टेंट होती है, हीट ट्रांसफर नहीं होती, यानी कि डेल्टा क्यू होता है वो जीरो हो जाता है. यानी कि डेल्टा क्यू का फॉर्मूला है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी. अब ये सी क्या है वो मैं बताऊंगा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप खुद को क्या समझते हो मैं वो खुद भी जानता हूं, लेकिन ये सी यहां पर है मोलर हीट कैपेसिटी. काहे की कैपेसिटी भैया? मोलर हीट कैपेसिटी. हाँ कि ना? और
यहाँ पर ये जो मोलर हीट कैपेसिटी है वो जीरो हो जाती है फॉर व्हाट एडियाबैटिक प्रोसेस। ये जीरो हो जाने की वजह से ये भी जीरो हो जाता है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ हीट इन एडियाबैटिक प्रोसेस इज शून्य। अभी इसका पोस्टमार्टम करते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस बॉयल्स लॉ फॉलो करता था, ये फॉलो करता है ज़ेहर का लॉ। ज़ेहर का लॉ यानी कि पॉइजन्स लॉ। क्या इसमें हमें पॉइजन पीना है सर? नहीं, पॉइजन नहीं पीना, कभी मत पीना पॉइजन। हाँ, मैं सिर्फ बोल रहा था। पॉइजन्स लॉ, पॉइजन्स लॉ ये बता रहा है, क्या बता रहा है सर बताइए हमें भी, कि पी वी रेस टू गामा, गामा क्या है वो अभी मैं आगे थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो बताऊंगा, थोड़ा धीरज रखिए, इज इक्वल टू टी वी रेस टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू टी अपॉन पी रेस टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट। इतना याद कर लो मेरे भाई। अब ये कह रहा है कि P1 V1 रेस टू गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेस टू गामा, T1 V1 रेस टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू P2 T2 आएगा मेरे बेटू गामा माइनस 1, T1 अपॉन P1 रेस टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 अपॉन P2 रेस टू गामा माइनस 1। ये चीजें कह रहा है। कुछ लोगों को ये समझ नहीं आता कांस्टेंट क्या है, तो मैंने लिख दिया है ये क्या कहना चाहते हैं। अब इसमें वर्क डन क्या होगा, अब ये मैंने बता दिया। वर्क डन का फॉर्मूला इसके लिए अलग होगा। मैंने कहा था कि हर एक प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला अलग है, तो इस प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या है मैं ये वाला साइड रफ करके बताता हूँ। यस, अब वर्क डन फॉर एरिया मेडिक प्रोसेस क्या होगा भैया बता दो यार। सर हम क्यों बताएं, आप बताओ। ठीक है मैं ही बता देता हूं। इसमें वर्क डन इज इक्वल टू n इंटू आर टी इनिशियल माइनस टी फाइनल अपॉन गामा माइनस 1। समझ गए कि नहीं? हाँ, अब मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, वर्क डन इज इक्वल टू P1 यहाँ पर T1 लिख देता हूं और यहाँ पर T2 लिख देता हूं, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि PV इज इक्वल टू nRT। समझ गए कि नहीं? बताओ यार। हाँ, तो इसमें ये वर्क डन का फॉर्मूले में ये है नंबर ऑफ मोल्स, ये है नंबर ऑफ मोल्स, ये है गैस कांस्टेंट, ये गामा क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, बाकी सब तो आपको पता ही है। चलिए अब दूसरा प्रोसेस करते हैं। ये क्या है शायद आपको समझ में आ गया होगा। गामा में आगे समझाऊंगा क्या है, क्योंकि गामा का अलग एक फॉर्मूला है, वो अब मैं आगे समझाऊंगा। मोलर हीट कैपेसिटी क्या है वो भी आगे समझाऊंगा। पहले मैं ये चार प्रोसेस खत्म कर लूं। अब पढ़ते हैं दूसरे दो लॉज। थर्ड लॉ है आइसोबैरिक प्रोसेस। ये क्या कहना चाहता है हमसे? ये कहना चाहता है कि प्रेशर यहां पर इस प्रोसेस में प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इसमें प्रेशर कांस्टेंट है तो अभी यहां पर दो मोलर हीट कैपेसिटी आएंगे, एक होगा CV, एक होगा CP। अब यहां पर ये जो डेल्टा Q है, पहले तो रुकिए, प्रेशर कांस्टेंट है तो यहां पर V/T का रेशियो कांस्टेंट है, यानी कि V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। समझा बेटू? हाँ, अब यहां पर मैं ये बोल रहा था कि ये जो डेल्टा Q है इस NCP डेल्टा T, और जो ये डेल्टा U है वो है NCV डेल्टा T। अब अगर मैं इसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के इक्वेशन में डालूं तो डेल्टा W हो जाएगा डेल्टा Q, डेल्टा W क्या हो जाएगा जरा बताना मुझे। डेल्टा W
डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा एन आर डेल्टा टी, एन आर डेल्टा टी। इसका मैं एक थोड़ा छोटा सा प्रूफ है इसलिए बता देता हूं कि जो डेल्टा क्यू था इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये था हमारा ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। डेल्टा यू को यहां लेके जाओ तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू के बदले डालो ये एन सी पी डेल्टा टी माइनस एन सी बी डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। एन और डेल्टा टी कॉमन ले लूंगा तो यहां जाएगा सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, और सी पी माइनस सी बी ये होता है आर। अरे यार, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर, समझ गए? हाँ, तो एन आर डेल्टा टी इज इक्वल टू डब्ल्यू, आई मीन डेल्टा डब्ल्यू। समझ गए? वर्क डन क्या है इसमें? आइसोबैरिक प्रोसेस क्या है? V1 जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो और V बाई टी का रेशियो भी कांस्टेंट होता है, इसे कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। अब पढ़ते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। परदेसी परदेसी जाना नहीं। आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस कहता है कि यहां पर वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा यानी कि डेल्टा वी जो है वो जीरो है। डेल्टा वी अगर जीरो है तो अगर मैं इसे वर्क डन के फॉर्मूले में डालूं P इंटू डेल्टा वी, तो अगर ये जीरो है तो डेल्टा डब्ल्यू भी जीरो है। सो इन शॉर्ट ये कहता है कि डेल्टा वी और डेल्टा डब्ल्यू दोनों यहां पर जीरो हो जाएंगे, दोनों यहां पर जीरो हो जाएंगे। सो अगर ये जीरो हो गए, हाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है तो और एक चीज आती है कि P अपॉन T का रेशियो भी कांस्टेंट है। यहाँ पे P अपॉन T का रेशियो कांस्टेंट है मतलब P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। समझा क्या बेटो? हाँ सर समझ गए। हाँ, सो अभी नेक्स्ट यहाँ पर ये आता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जो इक्वेशन है वो यहाँ पर कैसी दिखेगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये यहां पर ऐसी दिखेगी कि डेल्टा यू क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या था पहले ये बताओ। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, है कि नहीं? अगर ये जीरो हो गया तो क्या होगा? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, है कि नहीं? और सिंस यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। समझ गए? ये था इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला सिर्फ नोट कर लीजिए, इस पे सम्स आएंगे वो मैं बताऊंगा क्या होगा। हाँ, तो अभी के लिए इतना याद रखिए, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब और एक प्रोसेस बचता है जिसका नाम है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में एकदम शॉर्ट में बता देता हूं क्योंकि इसका ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। इसमें जो डेल्टा यू होता है वो जीरो होता है, इसलिए डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू हो जाता है, इतना याद रखिए। और जो एफिशिएंसी है, इसे एफिशिएंसी कहते हैं, ये होता है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। समझ गए? हाँ कि ना? ये क्या हो तो है, ये हो तो है एफिशिएंसी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंट्रोपी। एंट्रोपी इसका मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बता दूं कि इसके सम्स ज्यादा आते हैं नहीं सीईटी में। डायरेक्टली मैं बता देता हूं कि डेल्टा एस जो है वो है डेल्टा क्यू बाई टी, ये है एंट्रोपी, ये हीट और ये टेम्परेचर।
समझ गए? अब अगर इसमें हमें ढूंढना हो डेल्टा एस एट डिफरेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो तो हम डेल्टा एस ऐसे निकाल सकते हैं। सो ये है एंट्रोपी का फॉर्मूला, यहां पर ये है स्पेसिफिक हीट। समझ गए? ये मास बाकी वगैरह सब सेम है। यहां पर अगर जो पार्टिकल है वो सॉलिड से कोई अलग स्टेट में जा रहा है तो हम डेल्टा क्यू को ml भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू को ml भी लिख सकते हैं। समझ गए? ये L है लेटेंट हीट, L है लेटेंट हीट। जरा ये नोट करते जाना अपने नोटबुक में, वरना कंफ्यूज हो जाओगे जब आप सम करोगे। इसके वैसे सम्स तो आते हैं नहीं, लेकिन अगर आ गए तो आपको सॉल्व करने आ जाना चाहिए। तो ये था एंट्रोपी, ये था साइक्लिक प्रोसेस। अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं जो आपको बोल रहा था कि CV CP क्या है, गामा क्या है, वो सब अभी पढ़ते हैं। गामा CV CP, जोश में रहिए। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। सर गाना मत गाइए सर, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो अब ये जो गामा है, ये गामा होता है रेशियो CP अपॉन CV का। ये फॉर्मूला नोट कर लिया, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब CP क्या होता है? CP मैंने बता दिया है कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV है इसलिए। अब ये CP होता है, CP होता है ये होता है CV प्लस R। आपको CV निकालने आना चाहिए। अब जो CV है, CV होता है F बाय टू R। अब ये F क्या है? जो आप सोच रहे हैं वो वाला F नहीं है, ये थोड़ा सा दूसरा F है। ये होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, आजादी की डिग्री। इंजीनियरिंग की डिग्री सुनी है, बाद में मैनेजमेंट की डिग्री सुनी है, ये फ्रीडम की डिग्री है। समझ गए? डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम गैसेस के हिसाब से वेरी करता है। टोटल होती है 3 तरह की गैसेस, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। ये है, इसका F होता है 3, इसका F होता है 5, इसका F होता है 7। अब CV वाले फॉर्मूला में डालिए तो CV इसका हो जाएगा 3/2R, इसका 5/2R, इसका 7/2R। अब अगर CP चाहिए तो CP क्या होगा? प्लस और कर दो इसमें, CV प्लस R। CV की जगह ये डाल दो तो ये आ जाएगा 5/2R, ये हो जाएगा 7/2R, ये हो जाएगा 9/2R। समझ गए? ये है CV, CP और गामा। अब बस गामा अगर निकालना है आपको, अगर आपको गामा निकालना है, इसका गामा क्या हो जाएगा? गामा क्या होता है? CP अपॉन CV। CP क्या है? ये तो ये हो जाएगा 5/3। इसका गामा क्या होगा बताइए? 7/5। इसका गामा हो जाएगा 9/7। सो इतना याद, ये टेबल पूरा अपने नोटबुक में छाप लीजिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है ये, और आपको बहुत ही ज्यादा काम आएगा। अब और एक चीज, अब गैसेस होती हैं 3 तरह की। पहला टाइप है मोनो एटॉमिक, दूसरा है डायएटॉमिक, तीसरा है पॉलीएटॉमिक। इसका F है 3, इसका F है 5, इसका F है 6।
तो अगर F6 है तो ये जो CV है, CV क्या हो जाएगा बताना, 3/2R, इसका हो जाएगा 5/2R, इसका हो जाएगा 6/2 यानी कि 3R। CP क्या हो जाएगा बताना, 3/2 + 1 मतलब कि 5/2R, ये हो जाएगा 7/2R और ये हो जाएगा 4R। अब हमें गामा निकालना है, तो गामा इसका अपॉन इसका रेशियो होता है, तो इसका गामा क्या आ जाएगा 5/3, इसका गामा क्या आ जाएगा 7/5, इसका गामा क्या आ जाएगा 4/3। याद रखना कि गामा ऑफ मोनो इज ग्रेटर देन गामा ऑफ डाई इज ग्रेटर देन गामा ऑफ पॉली, ये भी याद कर लेना। समझ गए? ये कहानी आप समझ गए होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं, है कि नहीं? क्योंकि जो CV और CP हमने फॉर्मूला में यूज किया था सब में, डेल्टा Q डेल्टा U में, ये बहुत काम आने वाला है यहाँ पर। और गामा कैसे निकालने मैंने बता दिया है। गामा का और एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f। डायरेक्टली अगर आपको गामा निकालना हो तो आप गामा ऐसे भी निकाल सकते हो। तो गामा CV CP ये सब क्लियर हो गया आपको, हाँ कि ना? हाँ सर क्लियर हो गया, इतनी अच्छे से पढ़ा रहे, आएगा ही ना, क्यों नहीं आएगा, ठीक है? सो अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं भैयो, ओ भैयो नेक्स्ट क्या है जरा बताओ यार हमको, क्या है नेक्स्ट? बस 2 टॉपिक्स बाकी है, बाद में खत्म हो जाएगा। कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल की थियरी बहुत बड़ी है, हमें मतलब है फॉर्मूले से, जो मतलब है उससे काम रखो। इसमें होता है कि Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1, ये एक याद कर लो। और इसमें एफिशिएंसी, ये है एफिशिएंसी, ये होता है वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब्ड, समझ गए? ये याद कर लो। और एफिशिएंसी होता है 1 - Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू 1 - T2 अपॉन T1, यानी कि एफिशिएंसी 1 - Q2 अपॉन Q1 भी हो सकता है, एफिशिएंसी 1 - T2 अपॉन T1 भी हो सकता है, समझ गए? ये याद कर लो, है कि नहीं? और अगर हमें बीटा यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा और ये म्यू, इसके आपको रिलेशनशिप निकालने बोले तो ये आएगा, ये आएगा, ये क्या है? हाँ, तो बीटा और म्यू का रिलेशनशिप है, ये आ जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, नहीं, अभी के लिए इतना ही। अब करेंगे सम्स। यहां तक की थियरी, जितने फॉर्मूलाज मैंने बोले हैं वो सब नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके सामने रहेंगे तो आपको सम सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा आसानी पड़ेगी। शुरू करते हैं सम्स। सम स्टार्ट करने का वक्त आ चुका है। सम्स पहले स्टार्ट करते हैं। एक मतलब क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कार्नोट इंजन है कि नहीं, उसकी एफिशिएंसी होती है 50% जब वो सोर्स से कितनी 600 केल्विन हीट लेता है। कितनी? 600 केल्विन हीट लेता है। नहीं, जब सोर्स का टेम्परेचर होता है 600 केल्विन, ओके। और बोला है कि ये अब जब ये हो जाता है तब इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है 70%। बोला है कि जब ये 70% हो जाती है तब इसका टेम्परेचर ऑफ सोर्स क्या होगा, वो पूछा है। मैं वापस बता देता हूं। जब पहले इनिशियली इसकी जो एफिशिएंसी थी वो 50% थी और सोर्स की का टेम्परेचर 600 केल्विन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसको एफिशिएंसी 70% करनी होती है, और जब 70% एफिशिएंसी हो जाती है तो उसका T मतलब ये ऑफ सोर्स क्या होगा? T ऑफ सोर्स यानी कि हमारे फॉर्मूला में T1, समझ गए? T ऑफ सोर्स यानी कि हमारे फॉर्मूला में T1, और T फ्रॉम सिंक यानी कि हमारे फॉर्मूला में T2, और सोर्स यानी कि T1। ये नोट कर लो, क्योंकि क्वेश्चन में सोर्स और सिंक ऐसा टर्म्स यूज किया जाता है, तो इतना नोट कर लो, समझ गए? हाँ, तो हम यहां पर बात और बोला है, हाँ, और बोला है कि ये जो सिंक वाला यानी कि T2 ये दोनों में सेम है,
T2 दोनों में सेम है, ये 1 ये 2, T2 दोनों एफिशिएंसी पे सेम है, सेम रखा है, इसको कांस्टेंट रखा है। सो पहले तो एफिशिएंसी ऑफ 1 इज व्हाट, T2 अपॉन T1। एफिशिएंसी 1 क्या है 50%, यानी कि हाफ, तो हाफ इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन ये क्या है 600। तो यहां से T2 निकाल लो, इसे यहां और इसे वहां, तो T2 अपॉन 600 इज हाफ टू 300 जा, यानी कि T2 कितना आ गया 600 केल्विन। समझ गए, आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो, है ना। अभी वैसे ही जो एफिशिएंसी और नंबर 2 है वो भी यही सेम टू सेम होगा, T2 अपॉन T1, है ना। पर यहाँ पर T1 हमें ढूंढना है, T2 हमें मिल गया, यहाँ पर जो T1 है ये T1 डैश है, T1 डैश है यहाँ पे, ये T1 अलग है, ये दोनों T1 सेम नहीं है। हाँ, तो एफिशिएंसी नंबर 2 कितना है 70%, यानी कि 70% मतलब कितना हो गया 70 अपॉन 100 ही कर लो यार, 7 अपॉन 10 1 माइनस 300, T2 की वैल्यू 300 अपॉन T1 डैश। यहां से T1 डैश निकालने के लिए इसे यहां और उसे वहां, बस यही करते रहना। 300 अपॉन T1 डैश, ये वहां चला जाएगा तो 1 माइनस 7/10 विच इज 3 अपॉन 10, 300 जा, और वैसे ही अगर ये इधर चला जाएगा तो T1 डैश हो जाएगा 1000 केल्विन। सो आंसर आ गया है दोस्तों, आंसर है 1000 केल्विन। ऑप्शन नंबर मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन नंबर है बी, बी इज द करेक्ट आंसर। और ये सीटी एमएसटी सीटी 2023 का क्वेश्चन है। समझे कितना इजी था ये, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, बाकी मिनट सेकंड्स में, आई थिंक 50 सेकंड्स हुए रहेंगे ये सॉल्व करने के लिए। अगर मैं एक्सप्लेन ना करता तो ये 30 सेकंड्स में हो जाता, एक्सप्लेन कीजिए 50 सेकंड्स हुए रहेंगे एक्सप्लेन करने के लिए। पर ये एकदम इजी क्वेश्चन है, अभी 2024 में भी ऐसे ही इजी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं इसे सीरियसली लेना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि, रफ कर लूं पहले मैं इसे, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको जेई के क्वेश्चन इजी लगेंगे। अभी जिस तरह से मैंने समझाया है और जो जो मैंने समझाया है सिर्फ उतना कर लेंगे तो आपको जेई सीटी या जेई मेंस के भी क्वेश्चन इजी लगेंगे। इस क्वेश्चन में बताया कि एक डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस है कि नहीं, एक डायटोमिक गैस है, यानी कि डायटोमिक गैस है मतलब क्या हो गया, गामा क्या हो गया, गामा हो गया 7/5, है ना। मैं चार्ट बना था उसमें लिखा था मैंने, गामा 7/5 हो गया। बोला है कि वो कंप्रेस किया है उसे डायटोमिकली, एडियाबेटिकली, यानी कि प्रोसेस भी बता दिया एडियाबेटिक, है ना। इस कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली टू वॉल्यूम V/32, मतलब पहले होगा वॉल्यूम V, बाद में उसे कंप्रेस करके V/32 मतलब 32 डिवाइड बाय 32 कर दिया, मतलब V पहले V था बाद में V/32 हो गया, यानी कि V1 और ये जो है ये है V2। द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज T, इनिशियल यानी कि इनिशियल टेम्परेचर है T1, इनिशियल टेम्परेचर। बोला है कि फाइनल टेम्परेचर इज X अमाउंट ऑफ T, जब ये जब इसे कंप्रेस करते तो टेम्परेचर भी चेंज होगा, तो कंप्रेस करने के बाद ये टेम्परेचर हो जाता है x टाइम्स ऑफ T, तो हमें x ढूंढना है, समझ गए, हमें ये x ढूंढना है। कितना इजी क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, एडियाबेटिक है कि नहीं, पहले तो एडियाबेटिक है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इसका, क्या बताया था बताओ, जोर से बोलो, T(V⁻⁻1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, है कि नहीं, ये बताया था। मतलब T1 V1(γ-1 इज इक्वल टू T2 V2(γ-1। T1 है T1 को T1 ही रहने दो, V1 है V, हाँ V1 है V, और रेस टू (γ-1), गामा क्या है 7/5, 7/5 -1 कितना होगा 2/5, V रेस टू 2/5 इज इक्वल टू T2 क्या है x टाइम्स ऑफ T,
और v2 क्या है, v बाई 32 रेस टू 2/5 है कि नहीं, रेस टू 2/5, गामा माइनस 1 किया यहाँ पे तो 2/5 आ गया, यहाँ से t कैंसल और v रेस टू 2/5 v रेस टू 2/5, ये देखो अगर x अपॉन y रेस टू t है तो ये x अपॉन t अपॉन y अपॉन t हो गया। वैसे यहाँ पर पावर बढ़ जाएगी तो v अपॉन 32 और v अपॉन 2/5 और v रेस टू 2/5 कैंसिल, तो क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू x अपॉन x इंटू 1 अपॉन 32 रेस टू 2/5। अब इसे सॉल्व करना चाहिए, कुछ लोगों की मैथ्स वीक है यहाँ पे, मैं समझ सकता हूं। 32 रेस टू 2/5 है यहाँ पे, 2/5 1 रेस टू 2/5 2/5 हो जाएगा। अब 32 रेस टू 2/5 क्या होगा, ये लिखा है 1/5 का स्क्वायर, 32 रेस टू 2/5 यानी कि 1/5 का स्क्वायर। अभी 32 रेस टू 1/5 कितना होता है, 1/5 कितना होता है 2। अगर मैं 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करूं तो 32 आएगा, कैसे 2 टू 4 4 टू 8 8 टू 16 16 टू 32, यानी कि 32 रेस टू 1/5 है 2। अब 2 का स्क्वायर यानी कि 4, यानी कि ये पूरा है 1/4, समझ गए। मैं 32 रेस टू 2/5 बताया, यानी कि ये इसकी वैल्यू 4 आ गई। अब मैं इसे रफ करता हूं तो ये 1 इज इक्वल टू x इंटू 1/4, तो x की वैल्यू 4 आ गई। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, 2023 सीईटी में आया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन है उसमें फॉर्मूला यूज किया गया है काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस का, लेकिन फिर भी थर्मोडायनामिक्स का एक पार्ट है तो मैं बता देता हूं, थोड़ा सा पार्ट केटीजी का भी है यहाँ पे। एक बात बता देता हूं कि ये जो VRMS होती है, VRMS इज इक्वल टू, ये होती है √3RT/m, m होता है मोलार मास, ये टेम्परेचर और गैस कांस्टेंट, इतना तो पता ही है आपको। सो क्या बोला है कि एक आइडियल गैस है, एक आइडियल गैस है, इसे एडियाबैटिकल यानी कि प्रोसेस क्या है एडियाबैटिक, और बोला है कि इसका गामा, ये जो गैस है इसका गामा है 1.5 बताया, मतलब 3/2 यानी कि मोनोएटॉमिक है। टू रिड्यूस द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स 3 टाइम्स, यानी कि ये जो समझो पहले इनिशियली वेलोसिटी थी v1 था इनिशियली VRMS, तो बोले कि v2 जो होगा 3 टाइम्स रिड्यूस करना है, 3 टाइम्स रिड्यूस करना है, तो ये आएगा क्वेश्चन, ये आ जाएगा VRMS बाय 3 टाइम्स रिड्यूस करना है, 3 गुना घटाना है, तो v1 और v2 हमें मिल गए, है कि नहीं। और क्या बोला है क्वेश्चन में और बोला है कि द गैस हैज टू बी एक्सपांडेड, मतलब गैस हैज टू बी एक्सपांडेड, और हमें गैस हैज टू बी एक्सपांडेड कितना टाइम्स, मतलब ऑप्शन में टाइम्स में ऐसा ऑप्शन में दिया है और बोला कि गैस हैज टू बी एक्सपांडेड कितना टाइम्स। हमें यहाँ पर t ढूंढना है, t, मतलब v और t का रेशियो निकाल के हमें t का ये ढूंढना है। कोई नहीं, मैं जानता हूं आपको कुछ समझ नहीं है, तो भी अभी वापस मैं आपको सिखा देता हूं कि कैसे करना है। सम सॉल्व करते हैं, 2023 में आया था ये। यहां से इस वाले फॉर्मूला से अगर आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, वरना केटीजी में वापस ही आने वाला है, टेंशन ना लो। ये हो जाएगा VRMS का स्क्वायर, RMS निकाल लेता हूं, समझिए कि V और VRMS सेम है, अभी के लिए समझिए, सेम होता नहीं, अभी के लिए समझिए। V स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, है कि नहीं। V1 क्या है, V1 है V, V2 क्या है V/3, V स्क्वायर अपॉन V/3 का स्क्वायर इज T1 अपॉन T2, है कि नहीं। अब ये V स्क्वायर कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 9, यानी कि T1 इज 9 टाइम्स ऑफ T2, है कि नहीं। हाँ, अब इतना पता चल गया, T1 की वैल्यू हमें मिल गई।
अब T1 की वैल्यू हमें मिल गई, अब हमें लगाना है एडियाबैटिक प्रोसेस का रिलेशन। एडियाबैटिक प्रोसेस का रिलेशन क्या बताता है? अभी इतना हो गया, अब मैं ये रफ कर रहा हूं। अब इसका कोई काम नहीं, इसका भी कोई काम नहीं। हाँ, अब एडियाबैटिक प्रोसेस का रिलेशन हमें ये बताता है कि T V रेज टू गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट, है कि नहीं? यानी कि T1 V1 रेज टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 रेज टू गामा माइनस 1, यानी कि T1 क्या है? T1 है 9 टाइम्स ऑफ T2, V1 V ही है, गामा माइनस 1 1.5 माइनस 5 विच इज हाफ, T2 ही है। और V2 क्या है? V2 क्या है? V2 है V by 3 रेज टू हाफ, है कि नहीं? T2 कैंसिल, और ये ये भी कैंसिल। अब जाके पता चलेगा अब अगर मैं ये क्या बता रहे हैं, समझिए यहां पर एक सेकेंड, कंफ्यूजन मत क्रिएट करके। T1 है 9 टाइम्स ऑफ T2 और V है V1 रेज टू गामा माइनस 1 और T2 ही है और V2 रेज टू गामा माइनस 1, है कि नहीं? गामा है मतलब ये गामा माइनस 1 हो जाएगा हाफ, ये भी हाफ, T2 कैंसिल, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 81 V1 इज इक्वल टू V2। ये है आंसर। 81 टाइम्स V1 बढ़ जाएगा, तो 81 टाइम्स इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? हाँ कि ना? एन आइडियल रेफ्रिजरेटर हैज अ फ्रीजर एट अ टेम्परेचर ऑफ, बोला है कि एक आइडियल रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन थोड़ा थोड़ा सेम ही है, अलग अलग मत मानिए, है अलग अलग, पर आप अलग अलग मत मानिए कभी के लिए, क्योंकि हमने सिर्फ फॉर्मूलेस पढ़े हैं। हाँ, और उतना ही काफी है। मतलब बोला है कि एन आइडियल रेफ्रिजरेटर हैज अ फ्रीजर एट अ टेम्परेचर कितना -13 डिग्री सेल्सियस फ्रीजर है ना, एट अ टेम्परेचर -13 डिग्री सेल्सियस। और क्या बोला है कि द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ इंजन इज 5, यानी कि बीटा जो है वो 5 है, बीटा 5 है। ओके, समझ गए? द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज, टेम्परेचर ऑफ द एयर पूछा है, एयर है ना, एयर क्या? टेम्परेचर ऑफ एयर। हाँ, सो इसमें पहले तो इसे केल्विन में कन्वर्ट करिए। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम 273 से ऐड करते हैं, 273 से ऐड करूंगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 260 केल्विन। समझ गए? तो ये जो फ्रीजर का जो टेम्परेचर है वो है 260 केल्विन। और हमें ये बताया गया, और एक बात मैं आपको बोल दूं, ये जो 260 है, ये 260 है, मतलब जो फ्रीजर का टेम्परेचर होगा वो होगा T2 और एयर का होगा T1। सो फॉर हीट इंजन मैंने आपको बताई कि सोर्स और सिंक क्या होता है, सोर्स होता है T1, सिंक होता है T2। यहाँ पर फ्रीजर T2 होता है और एयर T1 होता है। तो हमारे फॉर्मूला में जो बीटा का फॉर्मूला है T2 अपॉन T1 माइनस T2 जो मैंने बताया था, इसमें T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी जरा बताना मुझे। T2 की वैल्यू आ जाएगी, कहाँ गया T2? हाँ, T2 की वैल्यू आ जाएगी, बीटा क्या है 5 इज इक्वल टू 260 अपॉन T1 माइनस 260। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये 5 5 25 5 2 10 बराबर है ना? हाँ, बराबर है। अभी इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, T1 माइनस 260 इज इक्वल टू 52, T1 इज इक्वल टू, अभी ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3 10 312 312। आंसर इज 312। समझ गए? ऑप्शन नंबर सेल्सियस में दिया है, सेल्सियस में केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करनी है, 273 से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 273 से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो T1 आ जाएगा 39 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर है बी, बार बी आते जा रहा है भाई। हाँ, ये था 2023 का क्वेश्चन, है ना? 2023 का क्वेश्चन था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन
क्या हुआ, कौन सा करे? हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बता रहा है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है जेई मीन्स 2023 का। जेई मीन्स 2023 का एक क्वेश्चन है जो क्या बता रहा है, गिवन डेटा में लिख देता हूं। बता रहा है कि सोर्स है, सप्लाई करता है सिस्टम को कितनी हीट करता है, कितनी हीट एट अ रेट ऑफ, यानी कि डी क्यू है 1000, और सिस्टम परफॉर्म्स वर्क एट अ रेट ऑफ, यानी कि डी डब्ल्यू है, डी डब्ल्यू क्या दिया है, डी डब्ल्यू दिया है 200। बोला है कि सिस्टम से हीट इतनी रेट पर है और वर्क इतने रेट पर डन हो रहा है, और बोला है कि रेट एट विच इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, यानी कि हमें डीयू पूछा है। डीयू क्या है भाई? इतना इजी क्वेश्चन जेईई मेंस की तरफ से। देखो अभी क्यू क्या था, क्यू था यू प्लस डब्ल्यू, है कि नहीं? यू ढूंढना है तो क्यू माइनस डब्ल्यू करना पड़ेगा। सब में डी लगा दो यार, सब में डी लगा दो। डी क्या हो जाएगा? डी क्या है? 1000 माइनस ही है, रुकिए, ये 200 है, ये हाँ 200 ही लिखा मैंने, 1000 माइनस 200 है ना, डी हो जाएगा 800। आंसर इज 800। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बी। देखिए इस साइड को यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, और जेईई मेंस 2023 का एक क्वेश्चन था। इतना इजी क्वेश्चन आता है जेईई मेंस में ही नहीं, सीईटी में भी। अब बोल रहे हैं कि इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस। बोला है कि इनिशियल प्रेशर है, लिख देते हैं, इनिशियल प्रेशर ऑफ आइडियल गैस है पी नॉट, वैसे ही इनिशियल वॉल्यूम है वी नॉट। बोला है कि द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस व्हेन द गैस इज सडनली कंप्रेस्ड टू वॉल्यूम वी नॉट बाय 4। बोला है कि फाइनल प्रेशर ढूंढना है, फाइनल प्रेशर, समझो फाइनल प्रेशर मैं पी मान लू, जब फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाता है, इतना वी नॉट बाय 4। और बोला है कि एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम गामा इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। और गामा नहीं दिया है हमें, गामा दिया है, गामा का मेंशन हुआ है क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन रीड कर सकते हो। गामा का मेंशन हुआ है मतलब एडियाबैटिक है ना, गामा का मेंशन हुआ है यानी कि एडियाबैटिक है। अगर प्रोसेस एडियाबैटिक है तो पी और वी का क्या था रिलेशन, पी वी रेज टू गामा इज कांस्टेंट, है ना, ये कांस्टेंट था, तो मतलब P1 V1 रेज टू गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज टू गामा, और P1 क्या है P नॉट इंटू वी नॉट रेज टू गामा, है ना। P2 क्या है P जो हमें ढूंढना है, और V2 क्या है V नॉट, अरे रे V नॉट बाय 4 रेज टू गामा, है ना, और V नॉट रेज टू गामा ये कैंसिल हो गया, 4 रेज टू गामा को यहां पर भेज दो तो P क्या हो जाएगा 4 रेज टू गामा इंटू P नॉट, ये है आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है 2023 का। समझ रहे हो कितने इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं।
अभी आपके सामने मैंने करके बताया जेईई मेंस के क्वेश्चंस। अब और एक क्वेश्चन आ सकता है जो मुझे लगता है, जो मैं करवा देता हूं आपको। ग्राफिकल क्वेश्चंस, ग्राफिकल क्वेश्चंस मुझे लग रहे हैं कि आ सकते हैं सीईटी में, इसलिए मैं ये करवा देता हूं। एक बात समझ लेना कि अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है कोई, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए ग्राफ जो होगा पीवी ग्राफ, ये पीवी ग्राफ है, या ये ऐसा होगा क्योंकि यहां पर बी कांस्टेंट होता है। अगर आइसोबेरिक है तो इसका ग्राफ होगा पीवी ग्राफ ऐसा, क्योंकि यहां पर पी कांस्टेंट है। और एक चीज कि अगर आइसोकोरिक है वो आपको पता चल जाएगा सबसे, सिर्फ इतना याद रखिए कि आइसोबेरिक और आइसोकोरिक ऐसा होता है बस। तुझसे नाराज नहीं। हाँ, तो क्वेश्चन ये बता रहा है, जरा मैं जूम कर लूं, डायग्राम नहीं दिख रहा। हाँ, कि पीवी ग्राफ है एक, ये पी ये बी है ना। बोला है कि ये एक ऐसा ट्रायंगल बना रहा है, और ऐसे ऐसे ऐसे, ये है 100 पास्कल में है सब, ये 100 पास्कल, ये 400 पास्कल, ये है ये 2 m क्यूब, 2 मिली क्यूब और मीटर क्यूब, और ये 4 m क्यूब, ये m क्यूब के इसमें, और ये है पास्कल। क्या बोला है क्वेश्चन में, पूछा गया है कि तो टोटल वर्क डन, हमें वर्क डन पूछा है। अब भैया इस ग्राफ में से हम वर्क डन कैसे निकालें? वर्क डन पहले तो देखिए, ये एरो ऐसे ऐसे, पहले ऐसे या ऐसे या ऐसे, यानी कि जहां पर था वहीं पर आ गया, यानी कि ये क्या है, ये है साइक्लिक प्रोसेस। और साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा यू 0 हो जाता है, तो डेल्टा क्यू इज डेल्टा डब्ल्यू। तो हमें डेल्टा कैसे एरिया निकाल के, यहाँ पर डेल्टा डब्ल्यू होता है P इंटू डेल्टा V, पर यहाँ पर P कांस्टेंट नहीं है, तो हम यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं। एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका हाइट कितना होगा, ये 400 माइनस 100 यानी कि 300। बेस कितना हो गया, 4 माइनस 2 यानी कि 2, 2 कैंसिल, और ये क्या, डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा डब्ल्यू तो हमें 300 मिल गया एकदम चुटकियों में। पर अगर हमें डेल्टा क्यू भी दिखाना होता तो डेल्टा क्यू भी यही होगा। अब मैं बोल रहा हूँ अगर दिखाना होगा तो, समझ गए। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मैंने जेईई मेंस के 3 पीवाईक्यूज और सीईटी के 4 पीवाईक्यूज यानी कि 7 सम्स टोटल मैंने करवाए हैं, और 7 सम्स इनफ भी है। अब मैं जो पीडीएफ दूंगा आप उसे प्रैक्टिस करिए। कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख दीजिए और आपको रिप्लाई मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। मतलब अगर सब्सक्राइबर्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए तो नहीं मिल पाएगा अभी, मतलब ये सीईटी के लिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत लोग भी आगे भी देख सकते हैं। तो ये सीईटी 2024 सीईटी में जो भी मुझे डाउट भेजेगा, ये कंफर्म है कि आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। और ये डाउट मेरे पीडीएफ में से होना चाहिए, यहाँ वहाँ से कुछ भी आप डाउट भेजोगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरे पीडीएफ में से अगर कोई डाउट आपको आए तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, उसका सोल्यूशन आपको तुरंत नहीं 6-7 घंटे में आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। और ये चैप्टर बहुत ही मासूम सा और अच्छा सा है, मेरे दिल के बहुत करीब है। अच्छे से करिए इसको बहुत सारे फॉर्मूले से मैं जानता हूँ। आशा करता हूँ कि आपने नोट किए रहेंगे, उसे रोज रिवाइज कीजिए। जो मैं फॉर्मूला शीट है उसे, उसमें थोड़े एक्स्ट्रा है, पर जो मैंने यहाँ पर बताया वो ही करना, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। बस करते रहिए, पढ़ते रहिए। अभी जो केटीजी आएगा, और ये इंटरकनेक्टेड है, केटीजी के बहुत लोग केटीजी का फॉर्मूलाज भी इसमें डाल देते हैं। तो अगर आप दूसरे लोगों से कंपेयर करेंगे तो शायद कोई फॉर्मूला यहाँ पर ना हो, क्योंकि केटीजी और थर्मोडायनामिक्स एक्चुअली एक ही है, उन्हें अलग अलग चैप्टर्स में बांट दिया है। तो अगला जो चैप्टर होगा वो केटीजी होगा। अभी थर्मोडायनामिक्स इतना ही था, बस सारी थ्योरी मैंने समझा दी है। साइक्लिक प्रोसेस वगैरह आज के लिए इतना ही था। बस पढ़ते रहिए, फोकस करते रहिए। जय श्री कृष्ण।